अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद मी अलोन टुडे। क्योंकि अब्दुल्ला जो है उसको लगा कि मौसम बहुत अच्छा है तो कुछ फिरना टुरना चाहिए, तो वो एक दो दिन तक यहाँ नहीं होगा। आई विल बी विद यू। अच्छा जी, आई वाज रीडिंग, अब आपको पता है ना कि इस वीकेंड पे इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि एक्चुअली व्हाट डेट इट विल बी। आई वांटेड कि ऑब्वियसली थोड़ा सा लेटर हो, हमें वीकेंड भी मिल जाए। आपको पता है कि रमज़ान वो महीना होता है जहाँ एवरी सिंगल डे वी आर गोइंग टू बी विद यू, यानी फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, हम आपके साथ आपकी इफ्तारी तक ज़रूर आपके साथ होंगे। सो इट सीम्स लाइक कहा अभी तक यही जा रहा है कि शायद 2 को रमज़ान स्टार्ट हो, 2 ऑफ मार्च, विच इज़ गोइंग टू बी ए संडे। स्पार्को के मुताबिक एक्चुअली उन्होंने एक रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा उससे पहले चांद नजर आने का कोई चांस नहीं है। सो इट माइट बी स्टार्टिंग ऑन द 2 ऑफ मार्च, विच एक्चुअली सूट्स मी फाइन। हर किसी की अपनी अपनी एक होती है ना ख्वाहिश कि जी इस दिन शुरू हो जाए या उस दिन हो जाए। सो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि 2 को शुरू हो। और कहा भी यही जा रहा है। सो लेट्स सी वेयर वी स्टैंड विद दैट। और इंशाल्लाह अगर 2 को शुरू होता है तो फिर ये भी साथ साथ स्पार्को का कहना है कि 31 ऑफ मार्च वुड बी ईद। सो लेट्स सी क्या बनता है। ऑब्वियसली अभी कुछ दिन हैं तो इंशाल्लाह पता तो चल ही जाएगा। ऑफ कोर्स आपको पता है कि रुयत हलाल कमेटी की पूरी एक कैबिनेट जिसको हम कहते हैं वो बैठती है। दे आर गोइंग टू चेक कि जब चांद नज़र आएगा तब नज़र आएगा। बट व्हाट वुड यू लाइक, आप लोगों की क्या ख्वाहिश है? डू लेट अस नो। इन द मीन टाइम क्रिकेट की हम बात इसलिए करेंगे बिकॉज क्रिकेट का प्रेजेंट तो हमारे सामने ही है। क्रिकेट का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, बिकॉज ये बहुत ही टेंशन वाली बात होगी। उम्मीदें हमारी बहुत सी होती हैं, लेकिन फिर आगे क्या होता है ये तो आपके सामने ही है। पाकिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफी में रहने का जो थोड़ा बहुत इम्कान था कल वो भी ख़त्म हो गया। और किस तरह आपको पता ही है कि बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान ट्रॉफी की दौड़ से बिल्कुल बाहर हो गया है। मतलब हार्डली देयर वाज एनी चांस, बट स्टिल उम्मीदें लगाने वाले उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। इस पे भी इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद ही पता चल गया था कि इस बार तो अगर मगर का तसव्वुराती खाका जो है ना वो भी इतना कमज़ोर था कि बेचारे क्रिकेट लवर्स ज़बरदस्ती इसमें रंग भर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ख़ुद कप्तान रिजवान को भी अंदाज़ा हो गया था कि दूसरों की हार से उम्मीदें लगाना बिल्कुल फजूल है। देखिए बड़ी सिंपल सी ये साइंस है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस कुछ ज़बरदस्त किस्म की होती तो अगर मगर पे बात जाती ही ना। अगर मगर के उस खाके पे तो हम तब जाते हैं जब हमें नज़र आ रहा होता है कि कुछ यहाँ होना नहीं है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अच्छा जी, तो और बिसाइड्स मुझे इस बात से इनकी समझ नहीं आई कि ये ब्लेम किस पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु आर प्लेइंग। मतलब मुझे पसंद नहीं है और इस किस्म की बातें करना, मतलब यू आर द वन हु इज़ प्लेइंग ना। तो टीम आप लोगों की है, सिलेक्शंस भी आप लोगों की है, किसको कहाँ किस वक्त होना चाहिए, दीज आर ऑल योर डिसीजंस। किस नंबर पे किसको होना चाहिए, मतलब ये आवाम तो आके नहीं बता रही ना, ये तो यहाँ से ही फैसले बनते हैं। सो एनीवे ये एक स्टेटमेंट थी, वी वांटेड टू पुट इट टू यू। और अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुर्दा घोड़े में जान डाली जाए तो कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस के पास सोचने में तो ये होता है ना कि हम क्रिकेट खेलते ही क्यों है, मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, लेकिन एक्चुअली क्या करना क्या है इस हवाले से। 2024 में आपको बताएं 2080 स्टाइल की क्रिकेट से निजात हासिल करने का तरीका क्या हो सकता है। 1980 मतलब व्हाट वी वर प्लेइंग लाइक आई डोंट इवन नो 20-30 ईयर्स बैक, हम उसी तर्ज की क्रिकेट जो है जो अब नहीं चल रही है एक्चुअली। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि नाम जिसको कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे की मिसाल बने क्रिकेटर्स, और कितना आजमाया जाए इनको और कब तक। क्रिकेट बोर्ड को भी अपने गिरेबान में डेफिनेटली झांकने की ज़रूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आर दे इवन, एक होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि अभी दुनिया इस बारे में बात कर रही है। 40-40, 50-50 लाख तनख्वाहें लेने वाले जो हैं कोचिंग स्टाफ, वो क्या कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एशिया कप, वर्ल्ड कप और अब चैम्पियंस ट्रॉफी में शर्मनाक शिकस्त है। आखिर पाकिस्तान टीम कब तक शिकस्तों के भंवर में फंसी रहेगी? अगर आप सोशल मीडिया देखें तो क्या क्या लोगों के तबसरे और क्या क्या सवाल हैं, सम आर सो वैलिड कि यू वांट टू गेट आंसर्स टू दोज। अब मेजर सर्जरी की बातें हो रही थी, तो मेजर सर्जरी के ज़बानी कलामी दावों से ना कुछ होना है आगे। और अब आपको पता ही है बड़े कड़े फैसले जो हैं
वो लेने पड़ेंगे। क्रिकेट के पूरे निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां लाना पड़ेंगी और क्रिकेट बोर्ड को सियासी असर रसूख से पाक करना होगा। कौमी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस से जिस तरह आवाम को मायूस किया है, हुकूमत हो या ऑपोजिशन, सब एक पेज पर हैं कि क्रिकेट का मौजूदा सिस्टम किसी सूरत नहीं चल सकता और क्लियरली नहीं चल रहा। जहाँ से क्रिकेट ने आना है, जहाँ से वो यानी नायाब जौहर जिसको आपने तलाश करके, जिसको तराश के आपने ऊपर लाना है और उसने आके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, वहाँ पे 1000-2000 रुपया जो है वो यानी डेली है या दिया जा रहा है। और जबकि मेंटोर इन्होंने बनाए ये पिछले दिनों में, उनका काम क्या था? कोई काम नहीं था। उनको 50-50 लाख रुपया महीना, और वो खुद ये कहते पाए गए हैं और सुने गए हैं कि जी हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारा काम क्या है, और उनको 50-50 लाख रुपए महीना। और ये क्रिकेट बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, जो इसमें लोग यानी ऑफिसर्स भी और बाकी लोग भी जाते हैं, उनके जो पर्सन प्रिविलेज है, हामिद मीर साहब आपकी सोच है। यानी यूरोप, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी वो पेमेंट लोग हासिल, वो पैसे नहीं ले रहे होंगे जो ये ले रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो है वो 5 स्टार होटलों में जाके ठहरे और पूरी दुनिया में जो है वो सैर सपाटे करें। तो मामला ये है कि जब तक आप क्रिकेट बोर्ड जो है इसको जो है वो प्रोफेशनल यहाँ पे लोग नहीं लाएंगे, यहाँ से एडहॉकिज्म जो है वो खत्म नहीं करेंगे। अब इस बात में कौन सी बात गलत है कि हर 6 महीने बाद या साल बाद जो है वो चेयरमैन चेंज हो जाए तो उसके बाद वो अपनी टीम ले आता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट इधर हुई हैं, डेफिनेटली इन सारी चीज़ों की नज़रसानी होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ आपको बताते बताते फिर अपने एक्सपर्ट्स पे चलते हैं कि ये जो इस वक्त हुआ है ना, वो 29 साल बाद, 29 ईयर्स लेटर, पाकिस्तान में इस लेवल का कोई टूर्नामेंट हो रहा था जो हो रहा है, और ऐसे में सिर्फ 2 मैचेस के बाद ही ट्रॉफी की दौड़ से हम बाहर हो गए हैं। और ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी जो है वो इस बात से बड़ा अफसरदा है। तो ये थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत थी। वी वर सो एक्साइटेड अबाउट दिस एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट स्टिल। इतनी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आई हुई हैं और मैचेस चल रहे हैं ये वो, लेकिन हमारा बाहर हो जाना हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, सीरियसली। अच्छा जी, अब हम ज़रा अपनी एक्सपर्ट्स की तरफ आते हैं क्योंकि बाकी हमने सारी बातें कर ली हैं। राशिद लतीफ़ हमारे साथ हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। राशिद भाई, सिकंदर से कल बात हुई थी, आपसे नहीं हुई थी, बताइएगा क्या तासुरात हैं आपके, मतलब इन अ नटशेल अगर इसको एक्सप्लेन कर सके कि हुआ क्या है। मतलब 2 मैचेस में हम आउट हो चुके हैं, क्या अटेंशन टू डिटेल थी, क्या टीम होनी चाहिए, क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, सारी बातें हो रही थी। क्या तासुरात है और क्या वजूहात आपको नजर आ रही हैं फॉर वेयर वी स्टैंड टुडे? पहले तो अभी जो क्लिप दिखाई राना सनाउल्लाह साहब की, बड़ी आईपीसी के मिनिस्टर हैं, और ये किससे शिकायत कर रहे हैं? ये तो खुद हुकूमत है। ये हमसे शिकायत कर रहे हैं या हम इनसे शिकायत कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। या इन्हीं के बीच में डिवीजन है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता था किसी सूरत में। अब वो जब मोहसिन नकवी साहब आए तो कैबिनेट के पास चला गया है, तो इस वक्त एतराज उठाना चाहिए था कि आईपीसी से क्यों चला गया। क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड अंडर आईपीसी, क्रिकेट अलग है, लेकिन आईपीसी ही सारे डिसीजन करता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो भी नोटिफिकेशन आता है चेयरमैन का, इलेक्शन का, पीसीपी का, वो तो आईपीसी करती थी। वो कहाँ पे चेंज हुआ? कैबिनेट की तरफ क्यों चला गया? फिर कैबिनेट के लोग ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे। पंजाब सेक्रेटरी पंजाब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने लगे। कुछ जो कि ब्यूरोक्रेसी में है पंजाब गवर्नमेंट के, वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। तो जो क्रिकेट चलाने वाले हैं वो अब क्या कर सकते हैं? अब यही सूरत हाल होगी। उसके बाद देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस, 5 साल में 5 चेयरमैन चेंज हुए, 6 चीफ सेलेक्टर चेंज हुए, आपके 4 कैप्टन चेंज हुए। फिर किस बात की शिकायत? लेवल ऊपर लेवल पे ही ठीक करना पड़ेगा। प्लेयर्स तो देखिए 6-7 प्लेयर तो मुसलसल खेल रहे हैं, वो तो सबने देखा हार गए। हम 3 साल में 3 बड़े इवेंट आईसीसी के बाहर हो गए पहले राउंड में। चले इंडिया वाला टूर्नामेंट आप कह सकते हैं कि वो राउंड रॉबिन लीग तक पूरा खेला, वो हम बाहर हो गए, क्वालिफाई नहीं किया। फिर वेस्ट इंडीज और अमेरिका वाला टूर्नामेंट हार गए। फिर 25, 23, 24, 25 बदतरीन साल गुजरा, और इसकी जिम्मेदारी प्लेयर की तो है,
लेकिन गवर्नमेंट की है जो भी रहा इस वक्त, चाहे वो याली गवर्नमेंट रही, उससे पहले एडोकिज्म रहा या उससे पहले रही, इन लोगों को सोचना पड़ेगा। पीआईए की तरह या तो आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं कर दें, ये ठीक हो जाएगी। ये गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस खत्म करना पड़ेगा, आप प्राइवेटाइज कर दें। जैसे आप दूसरे, क्योंकि इसमें इनका अपना स्टेक है, सबका पैसे कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, आईसीसी से आ रहा है। अगर खुद हुकूमत कमाए तो फिर पता चल जाएगा इनको क्या होगा क्या। तो मसला यही है कि ऊपर से सबको ठीक करना, प्राइवेटाइज कर दें, ये ठीक हो जाएगी 1 साल में। ओके ये आपकी बात से वैसे राशिद भाई बिल्कुल लग रहा है कि देयर आर टू मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट। वो कहते हैं ना सिकंदर के, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, मतलब ब्यूरोक्रेसी भी बीच में तो हुकूमत भी बीच में, फिर अपना ऑब्वियसली पीसीबी खुद भी चल रहा है। ये भी आपको लग रहा है बहुत खिचड़ी सी मची हुई है, मतलब कोई इंडिपेंडेंस नहीं है इस इदारे में कि अपनी कोई सोच हो, कोई अपना विजन हो, कोई आगे लेके चले। देयर इज टू मच इंटरफेरेंस। तो वो तो हमेशा से रही है, उसमें कोई डाउट नहीं। जैसे राशिद उसका वो फिर अब नतीजा भी इस तरह निकल रहा है जो पहले शायद कभी ना निकला होता है। देखिए आप जो करना है करें, आप पंजाब गवर्नमेंट से उठाकर अपने ब्यूरोक्रेट्स लेकर आ जाएं, सब कुछ करें, मगर क्रिकेट जो है वो सही चलनी चाहिए। ठीक है, अब नकवी साहब की 2-3 चीजें तो बहुत जबरदस्त थी। उनका अपना मैनेजमेंट, उन्होंने स्टेडियम बनाए, बहुत जबरदस्त बना दिए, उन्होंने बहुत अच्छे वक्त पे बना दिए, बड़े प्रोफेशनली बना दिए। उसके बाद उन्होंने जिस तरह इंडिया को डील किया, बहुत ही जबरदस्त किया, सब कुछ जबरदस्त कर दिया उन्होंने, उनको फुल मार्क्स मिलते हैं उस बात के। मगर यहाँ क्रिकेट की बात आ जाती है, उनके गिर्द जो उन्होंने लोग पसंद किए, जो चूज किए, जो सिलेक्टर्स, जो उनको एडवाइस देने वाले, वो इतने मतलब ये कि उन्होंने उनको इतना ज्यादा लेट डाउन कर दिया कि किसी को इंतहा नहीं। मैंने अमेरिका के टूर के बाद देखे, इन लड़कों को एक ही चीज से पकड़ा जा सकता है, वो है पैसा। इन लड़कों को अगर टाइट करना है, मैंने अपनी सारी जिंदगी जब बैंक में था, मैं जो बैंक की क्रिकेट टीम का कप्तान भी था, और जब मैं उसकी टीम चला रहा था, तो एक ही चीज से हम पकड़ते थे लड़कों को, उनके पैसे। उनको फाइन करो या उनको चीज, इस किस्म की चीजें। मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि यूएस हारने के बाद कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ना दें, बुलाएं, बिठाएं और बोले आप अपनी टीम की रैंकिंग वहां तक पहुंचाएं, आप पैसे ऑप्शंस इतने हैं, आप इधर फाइन करें, वो कोई लीग खेलने चले जाएंगे। मतलब अब क्रिकेट से वो आपकी नेशनल क्रिकेट तो रही नहीं है ना हुमा, ये तो क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है ना सारा कुछ। अगर वो एनओसी नहीं दें तो कोई भी नहीं जाएगा। That's right. ये तो क्रिकेट बोर्ड के हाथ में। अगर क्रिकेट बोर्ड ही आपको एनओसी दे रहा है ड्यूरिंग द सीजन, इसलिए कि उनके चहीते हैं कुछ लड़के, तो भाई ये किसी की सिफारिश आ गई, वही जो अभी राशिद और वो नजर भी आ जाता है। हाँ, वो सियासी है, कोई जाके हाथ मिला रहा है किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से, तो उसको कुछ और ट्रीट किया जा रहा है, कोई उनका रिश्तेदार है। हाँ, ये पिछले, यू आर वेरी राइट सिकंदर, ये पिछले साल में हमने बहुत होते हुए देखा है कि आप कितने क्लोजनेस आपकी कितनी है, किससे है, ये मैटर बहुत करता है। राशिद भाई आपसे ये जरूर पूछना है कि मतलब इन द पास्ट अगर हम पीछे चले जाएं और आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, जो पीसीबी चेयरमैन होता है उसका क्या रोल होता है? मतलब सिलेक्शन में भी पीसीबी चेयरमैन का रोल होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तक उनका काम होता है? कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है? ऑल इन ऑल चेयरमैन ही होता है। पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें मैं समझता हूँ गलत है, उसको अमेंडमेंट की जरूरत है। एक सिलेक्शन कमेटी वो खुद बनाएंगे जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझ जैसा बंदा अगर करीब है उनके तो मैं बना दूंगा, जिस तरह से अभी भी हुआ, इससे पहले भी हुआ। दूसरा कैप्टनसी, ये भी चेयरमैन के हाथ में होता है। आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी चाहिए जिसमें 2 फॉर्मर क्रिकेटर होते हैं, फिर आपकी जो हायरार्की होती है क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स लेवल पे, वो उसको डिसाइड करते हैं। वोटिंग होती है उसके अंदर, जिस तरह भारत में होती है। वो इस तरह से नहीं है कि चेयरमैन का मूड हुआ तो आज मैं कैप्टन चेंज कर दूंगा। क्या हुआ, सरफराज 19 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज को मानी साहब ने चेंज किया ना। फिर अभी जका अशरफ साहब ने, नजम शेट्टी साहब आए, शादाब को कप्तान लाया, वो डिजास्टर हो गया हमारा। फिर उसके बाद जका अशरफ साहब नदीम शाह को लेके आए, उसको शाहीन आफरीदी को लेके आ गए। तो उनके साथ एक एक क्रिकेटर मौजूद था। जो चेयरमैन होता है उसको क्रिकेट का तो नहीं पता था, उसको किसी ने बताया होगा ना ये कर ले, और वही हुआ। अब जाके देखे वापिस फिर बाबर आजम वापिस आ गए अमेरिका के वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन मोहसिन नकवी साहब लेके आए। फिर बाबर ने कहा कि मेरी जान छोड़ दो, फिर रिजवान आ गए, उसमें भी मीटिंग हुई। तो जो जितना हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें,
आप पढ़ के देखें कॉन्स्टिट्यूशन, 14 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्रिकेट के अलावा सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिर्फ प्रोटेक्शन मिलेगी चेयरमैन को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। क्लब क्रिकेट के बारे में नहीं है, स्कूल क्रिकेट के बारे में नहीं है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट के बारे में नहीं है, इवन PSL नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले अपने दस्तूर को हमें सीख कर, जब आपके पास अच्छा डॉक्यूमेंट होगा उस पे काम होता है। दुनिया डॉक्यूमेंट पे काम करती है, आपके सर्विस रूल्स के ऊपर काम करती है। PCB का सर्विस रूल क्या है कि किसको आपका अगले साल मुझे अगर सिकंदर बख्श साहब को लेना है तो मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बोलूंगा यार बजट में आना चाहिए। यहाँ तो कल रात में किसी का फोन आया, परसों मैंने रख लिया किसी को। कैसे रख लिया आपने? कौन से रूल सर्विस रूल अप्लाई करते हैं आप लोग? अभी एक एडवर्टाइज आया था परसों, मैंने PCB फोन किया, यार ये सोशल मीडिया के एडवर्टाइज आया है, अच्छा लग रहा है, हम भी ट्राई करते हैं। बोलते हैं ये तो हमने ले लिया है। तो ये जहाँ जिस मुल्क में सर्विस रूल का की कदर की जाएगी या आपके कॉन्स्टिट्यूशन PCB का ठीक नहीं किया जाएगा, पहले ये ठीक कर लें, बाकी तो चीजें सही होती रहेंगी। अच्छा तो अब आगे क्या करना है जी सिकंदर? नहीं हमारे देश से भी राशिद कह रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसमें चीजें लिखी होनी चाहिए। इसी तरह अगर राशिद ये बताओ कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तो सुना है 50 सफ़े का है, उसमें हर चीज लिखी हुई है, मगर वो तो फॉलो ही नहीं होती। पढ़ता कौन है? लिखी हुई तो है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो आपकी बात रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत सही। फिर हम ना परफॉर्मेंस बेस की बात है ना, तो फिर ICC भी पैसे हम नहीं लेते, ठीक है ना, हम भी नहीं लेते क्यों? हमारी परफॉर्मेंस तो खराब है ना, हम नहीं लगे, हमारी पार्टिसिपेशन के पैसे हैं ये परफॉर्मेंस के पैसे नहीं है। अच्छा परफॉर्मेंस भी अगर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अभी आपने रिजवान का भी कप्तान का भी सुना था साउंड बाइट, जिन्होंने लिटरली जैसे कहते हैं ना अपनी तरफ से जिम्मेदारी जो है वो झाड़ दी कि भाई मैच हार गए हैं, सो दिस इज हाउ इट इज। उन्होंने तो ये कह के आगे कर दिया। जिम्मेदार किसको ठहराना है सिकंदर? इतना बड़ा डिजास्टर हो जाना और उसके बारे में हम सर्जरी की बातें करते हैं, हम रिफ्लेक्शन की बातें करते हैं, लेकिन अभी हम पहले रिस्पॉन्सिबल तो ठहराए ना किसी को। तो कौन है? मैनेजमेंट है, सिलेक्शन है, टीम है, किधर से शुरू कर रहे हैं? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो रिजाइन कर दें कप्तानी से, वो बिल्कुल होना यही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए क्रिकेट को सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी जो क्रिकेट जो थी, जो पहले चलती थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, हर लड़के को जाकर खेलना है, कोई नहीं खेलता जाकर। हमारे बड़े लड़के दूर तक नहीं खेलते, इंडिया ने तो मस्ट कर दिया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 1 महीना पहले इंडिया ने मस्ट कर दिया है। इवन उन्होंने विराट कोहली को बोला कि आप 12 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलें, जाएं खेलें। वो जाकर खेला, अब उसने 100 भी कर दिए, मैच भी जिता दिया। कहाँ उसको इतनी ज्यादा उसको बातें सुननी पड़ी थी, मगर उसने परफॉर्म किया। हमारे लड़के तो कोशिश ही नहीं करते, वो जिम में चले जाते हैं, वो जाकर अपने बेसिकली डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। राशिद भाई का ये पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं, उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको, लड़कों को ड्यूरिंग द सीजन बाहर भेजने की आप बिल्कुल। और ये देखिए ये लड़के सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं ना। आप PSL का एक कानून बना दें कि वो लड़का जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा पाकिस्तान के अंदर, वो PSL नहीं खेलेगा। बिल्कुल सिकंदर, ये पहले भी एक दफा आपसे ये बात हुई थी। ये फाइनल राशिद भाई आप बताएं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर नॉट द ओनली वंस, हर कोई ये डिस्कस कर रहा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी कोई होगी? आपको लगता है सीरियसली कोई इन चीज़ों को लेगा? ये सारी सजेशंस जो अक्रॉस द बोर्ड लोग कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जी जो बात की है सिक्कू भाई ने, ये डोमेस्टिक वाली बिल्कुल होना चाहिए। हम मिसाल भारत को बनाते हैं, बनानी भी चाहिए, लेकिन वहाँ मेरिट बहुत हाई है, यहाँ पे मेरिट नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक करवा लें लेकिन हमें रिजल्ट वही मिलेगा कि वही किस फलां का बेटा, नेपोटिज्म और नेपो किड सारे यहीं पे परवान चढ़ रहे हैं। तो मेरिट को बहुत हाई रखें और डोमेस्टिक को भी, सिक्कू भाई की जो बात है डोमेस्टिक को भी करें। दूसरा कैप्टनसी और कोचिंग, 2 अहम शोबे हैं हमारे यहाँ जिसके पर काट दिए गए हैं। हमारे यहाँ हमने गिलेस्पी को आउट किया, हमने क्रिस्टन को आउट किया, क्यों? क्योंकि पावर छीन ली थी। अब पावर जिन्होंने छीनी वही सब कुछ है। कैप्टन के पास, कैप्टन रिजवान को लेने ही नहीं चाहिए थी अगर उसके पास पावर ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इंग्लैंड से सीरीज जीते थे उसमें तो आपने क्लियरली लिख दिया था कि सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के पास पावर है, प्लेइंग 11 से लेके टीम की सिलेक्शन तक। तो कैप्टन तो डमी हो गया आपको। तो रिजवान की आवाज में बहुत कुछ नजर आ रहा है, बहुत कुछ सुन रहे हैं हम। अगर ये आगे जाके आपको बहुत कुछ रिवील करेंगे, लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि उसके तो हाथ पांव कटे हुए हैं और सारी पावर आपके पास हेड कोच की है, और हेड कोच की पावर सारी ले ली गई थी, जिसकी वजह से गिलेस्पी चला गया, जिसकी वजह से कस्टन चला गया।
जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं। वो लोग को पकड़े जिन्होंने ये डिसीजन कराया था, मोहसिन नकवी साहब ने। और गवर्नमेंट पूछे कि मोहसिन नकवी साहब आप बताएं कि आपने ये डिसीजन क्यों कराया कि एक कैप्टन, पाकिस्तान में हिस्ट्री है, कप्तानों ने टीम बनाई है, चाहे इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, जावेद मियां हो, इंजमाम हो, मोइन खान हो या यूनुस खान हो, सब ने अपनी टीम बनाई। इवन सरफराज अहमद हो, उन्होंने अपनी टीम बनाई, उनके पर कभी नहीं काटे। इसीलिए पाकिस्तान सिर्फ अभी तक 3 वर्ल्ड कप जीता है और तीनों कैप्टन को देखें, उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी मिलेगी आपको। मगर राशिद, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कप्तान इन्वॉल्व होता है। पूरी दुनिया के जो कप्तान होते हैं उसमें बिल्कुल, बस यही सिकंदर, यही चेंजेस हैं जिसके बारे में मतलब अब वो आवाजें जो उठ रही थी वो बहुत लाउड हो चुकी हैं एंड थिंग्स विल बी डन। ये सर्जरी वगैरह की बातें होती हैं, सीम्स लाइक सर्जरी नीड्स टू बी डन फ्रॉम द टॉप बैक। और अगर अभी आप कराची में नहीं हैं तो गुड ऑन यू, क्योंकि पानी का काफ़ी इशू हुआ है कराची में। और आपको एक दफ़ा बताएं कि कराची में पाइपलाइनों की मुरम्मत की वजह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और शहर में इस वक्त 500 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाटर टैंकर्स की आमद और रफ्त जो है वो कई गुना बढ़ गई है और लोगों के पास टैंकर्स मंगवाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है ना, और पानी कहाँ से लाएंगे। तो दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हादसा की वजह से शहरियों में वाटर टैंकर्स के बारे में बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में अब पहले से कहीं ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। मोटरसाइकिलों को भी, बल्कि हम कहेंगे मोटरसाइकिल सवारों को भी चाहिए कि वो वाटर टैंकर्स के आसपास से जब गुजर रहे हो ना तो प्लीज़ वो ज़रा एहतियात करें, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स हमने पास फ्यू वीक्स में देखे हैं। कराची में पहले ही पानी की 2 लाइनों की मुरम्मत का काम चल रहा था, मगर इतवार को रेड लाइन मंसूबे पर काम के दौरान यूनिवर्सिटी रोड पर कोई आपको बताएं 84 इंच की पाइपलाइन जो है वो तीसरी बार टूट गई है, 3rd टाइम इट हैज़ हैपेंड, और जिससे शहर को 70% पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। और इससे पहले भी इस लाइन की मुरम्मत पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और तर्जुमान वाटर बोर्ड का दावा है कि मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज मंगल से पानी की फराहमी मामूल पर आ जाएगी। नाउ दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं सुलेमान सादत। सुलेमान, ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हमारे यहाँ कराची में लाइनों में पानी नहीं आता, लेकिन सड़कों पे जमा होता है पानी। ये बताएं, जो आज दावा किया जा रहा है कि मुरम्मत वगैरह जो होनी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, पानी की फराहमी मामूल बन जाएगी, आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? कुछ देख रहे हैं आप ऐसा होते हुए? जी बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि 22 फरवरी को शहर की 12 मुकामात पर जहां पर लाइन लीकेजेस थी उनकी मुरम्मत का फैसला किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल जो है वो इनकी मुरम्मत कर ली जाएगी। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या लग रहा है, तो लग ये रहा है कि ये गुज़िश्ता रोज़ हमने यहाँ इस इलाके का विज़िट किया तो यहाँ पर जो है वो मुरम्मती काम हो रहा था। अब हम देख रहे हैं कि भराई का काम जारी है। ये हसन स्क्वायर का इलाका है और ओल्ड सब्जी मंडी से हसन स्क्वायर तक 3 मुख्तलिफ मुकामात पर लीकेजेस थे जिन्हें भर लिया गया है और अब लग ये रहा है कि इसे रात तक जो है वो मुकम्मल तौर पर भर दिया जाएगा। और ये वही इलाका है रेड लाइन का जहाँ पर पहले भी जो है वो मुरम्मती काम के दौरान या तामीराती काम के दौरान जो है वो लाइन लीकेजेस हुई थी, लेकिन ये लाइन लीकेजेस अलग है। ये लाइन लीकेजेस जो है वो पहले से थी और इसका रसाव जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है वो सड़क पर पानी की शक्ल में दिखाई देता था। तो इनका रसाव जो है वो ख़त्म किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि मेन यूनिवर्सिटी रोड, किरण हॉस्पिटल और अल अज़हर गार्डन के अतराफ भी जो है मुख्तलिफ लाइन लीकेजेस थी जिन्हें बंद किया गया। और बताया गया है कि इन लाइन लीकेजेस से जो है वो शहरियों को जो है वो लाइन में जो है वो पानी की फराहमी जो है उससे मुतासिर हो रही थी और यौमिया 10 करोड़ गैलन जो है वो पानी जो है वो लोगों को कम फराहम हो रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि रसाव की वजह से जो प्रेशर है लाइन में वो भी जो है बहुत ज्यादा कम था। ये जो लाइन है सुलेमान, पानी की प्रेशर की कम होने की जी, ये लाइन जो है ये बार बार टूट फूट का शिकार होती है, इसकी मुरम्मत भी होती है, फिर दोबारा इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। क्या पूरी लाइन को नहीं एक दफ़ा बदल देना चाहिए? और ये बार बार ये टूटती कैसे है? कुछ सर्वे किया गया है कि वजह क्या बन रही है कि बार बार किस तरह ख़राब हो जाती है?
देखिए जी, इसके मालूम होने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये क्योंकि ये सड़क से 10 से 15-20 फीट नीचे जो है ये मेन 54 इंच कतर की लाइन है और इसका मालूम सिर्फ इसी तरह होता है कि जो है वो नमी सड़कों पर आने लग जाती है और फिर चूंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिस वक्त इसको किया जाता है तो पानी जो है वो लीक होकर सड़कों पर आ जाता है और सड़कें जो है वो टूट फूट के शिकार होती हैं। और उसके बाद नीपा और हसन स्क्वायर वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं वो बताते हैं कि आए रोज़ सुबह सवेरे जो है वो जो कि पंपिंग का वक्त होता है उस औकात कार में यहाँ पर पानी जमा होता था। तो अब वाटर बोर्ड हुकाम का ये दावा है कि जब इसकी लाइनों की मुरम्मत कर ली जाएगी तो जो सड़कों पर जो पानी और जो सुबह सुबह नदी के जो समा होता था वो नहीं दिखाई देगा। तो अब इनका ये दावा है कि आज रात तक जहाँ जहाँ पर इन 12 मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ ये लाइन लीकेजेस थी उनकी मुरम्मत मुकम्मल करने के बाद इसको जो है वो उसका पैच वर्क भी जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये सुलेमान, जब ये वर्ड यूज होता है ना पैच वर्क, तो हमें ये डर लगता है और हमें नजर आ जाता है कि अभी कुछ महीनों बाद दोबारा से होगा। तो ये इन्होंने सर्वे किया है या फिर कोई फाइंड आउट किया है कि एक्चुअली क्या ये जो पानी के लिए कनेक्शंस बनाए जाते हैं इलीगल जो होते हैं उनकी वजह से ये लाइनें टूट रही हैं या फिर इनकी उम्र पूरी हो गई थी और इतना ही था और अब दे नीड टू बी रिप्लेस्ड? कोई इस किस्म की बातें भी हो रही हैं क्योंकि वरना तो ये होता रहेगा। अभी पास्ट में भी हम देख रहे हैं तीसरी बार तो ये ठीक हो रही है लाइन। जी बिल्कुल, आपका खदशा दुरुस्त है और मादी में भी ये हुआ कि लाइन जो टूटी उसने 20 दिन लिए और उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना था। लेकिन ये वो लाइन लीकेजेस हैं जिनकी निशानदही मादी में हुई भी थी और मेयर कराची ने हिदायत दी थी कि रमज़ानुल कबल से पहले चूँकि ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है तो इन लाइन की लीकेजेस और रिपेयर जो है वो कर दिया जाए। और जहाँ तक इन लाइनों की बात है कि यकदम जो है वो इसको क्यों नहीं तब्दील कर लिया जाता, तो ये सवाल हम वाटर बोर्ड से कर चुके हैं और वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि ये कई किलोमीटर तवील लाइनें हैं, इसका एक पैच वर्क ही कई दिन ले जाते हैं। अगर मुकम्मल तौर पर इन लाइन्स को तब्दील किया जाता है तो उसमें कई माह लग सकते हैं। और ये लाइनें सिर्फ कोई अब की नहीं है, ये 30-30, 40 साल और 50-50 साल पुरानी लाइनें हैं और इनका मुतबादिल पहले जो है वो किया जाता है और उसके बाद उनको तब्दील किया जाता है। तो फिल वक्त जितना भी इसका पैच वर्क है उनको किया जा रहा है और फिर बाद में बताइए कि वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से कि वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा है जिसमें $660 मिलियन जो है वो KWSSIP जो कि कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उसके तहत आ रहा है कराची में और एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसमें कराची की जितना भी सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उसे तब्दील किया जाएगा और फिर लगता है ऐसा है कि जो पानी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी कोई तब्दीली जो है वो होगी। होपफुली ये हो जाए क्योंकि हमें ये पता है कि ये रेड लाइन प्रोजेक्ट जो है मतलब ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है। हमें डर ये है कि पता चले ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए और लाइनें उसी तरह ही ख़राब पड़ी हुई हैं और उसके बाद उनको किस तरह ठीक किया जाएगा। तो ये ज़रा फार साइटेड अप्रोच होनी चाहिए जो कि फ्रैंकली उस तरह नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये लाइनें जो हैं ये टूट फूट का शिकार रहती हैं, फिर इनकी मुरम्मत होती है। माजी में भी हम ये देखते रहे। अच्छा, इदारों में फिर लड़ाइयाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है किसकी। तो इस बार इदारे सिंक हैं कि सब कुछ जो काम हो रहा है वो सारों को पता है, हर किसी की अप्रूवल से हो रहा है, हर इदारे की। देखिए जी, इदारे बज़ाहिर ज़बानी जमा खर्च के साथ तो इंसिंक दिखाई देते हैं कि एक दूसरे से राब्ते में है, लेकिन आपको याद होगा यही मेन यूनिवर्सिटी रोड था जहां पर लाइनें जो है वो रेड लाइन अपने तामीराती काम के दौरान उसने लाइन बर्स्ट की और उसके बाद फिर 20 दिन से ज़ायद लगे उसके रिपेयर वर्क में। उसके चंद ही रोज़ के बाद नीपा के ब्रिज के बिल्कुल साथ ही वहाँ पर भी जो है वो रेड लाइन की जो तामीराती काम है उसके ठेकेदार ने कोई खुदाई की और उस खुदाई में जो है वो लाइन मुतासिर हो, फिर उसकी भी रिपेयर में कई दिन लगे। तो जो ये रेड लाइन का मंसूबा है यकीनी तौर पर फ्यूचर में तो इससे बहुत ज़्यादा शायद शहरियों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जो भी कोई काम हो रहा होता है उसमें जितने भी मुतालिका यूटिलिटी एजेंसीज होती हैं उनको जो है वो साथ जो है वो सिंकअप किया जाता है और उनके साथ जो है वो राब्ता बरकरार रखा जाता है। तो रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदार लग यूँ रहा है कि वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, जहाँ दिल चाहता है वहाँ खुदाई ज़रूर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मलबा एक दूसरे पर डाल देते हैं। लेकिन रेड लाइन मंसूबा जो है वो अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं ये रेड लाइन का ही मंसूबा है।
जी, ये जब ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करते हैं तो तब इदारों का कितना बीच में से होती है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और ऑब्वियसली ये इदारों को देखना पड़ेगा। तो हम ये इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हम एक दफ़ा इस बात को करके हम ज़रा वार्निंग दे रहे हैं कि आप देख लें एक दफ़ा कि वहाँ काम क्या हो रहा है, क्योंकि काम मुकम्मल हो जाए और पाइपों का यही हालात हो नीचे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो ये होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत, आपने हमें अपडेट किया है। तो लिहाजा एक दफ़ा फिर मेयर कराची हो या फिर इदारों के जो भी बाकी हेड्स हैं, यू ऑल नीड टू सिट टुगेदर और एक दफ़ा दोबारा देख लें, बल्कि सीएम सिंध को भी बीच में डाल लें, एक दफ़ा दोबारा देख लें कि क्या काम सही हो रहा है कि नहीं है, क्योंकि ये एड हॉक बेसिस पे काम नहीं हो सकता। पैच वर्क टाइप जब वर्ड्स टर्म्स यूज़ होते हैं ना, तो आपको एक दिमाग में आ जाता है कि ये टेम्प्रेरी काम है और ये कुछ अरसे बाद दोबारा इसी तरह ही होगा। तो इसको अगर खुली हुई हैं चीज़ें तो एक दफ़ा देख लें, इसको ज़रा परमानेंट कर दें, बिकॉज ये एक रिकरिंग किस्म का इशू जो है इधर बन चुका है। एंड ऑफ कोर्स पानी का इशू तो हमेशा से पुराना है कराची में। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई है। दे आर बैक। और दिखाएं ज़रा, मैंने भी देखना है कि किस तरह पहुंचे हैं। मतलब अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, खामोशी से वापस भी पहुंच के जहाज़ के इस सफ़र में गैर मामूली खामोशी थी और खिलाड़ी आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे। नेचुरली आप सोच ही सकते हैं कि क्या प्रेशर होगा। वैसे टू बी ऑनेस्ट अभी मैं वीडियो की बात ही कर रही थी तो सुनने में ये आया कि देयर इज़ नो वीडियो ऑफ इट। इंडिया के ख़िलाफ़ दुबई में इतवार को यकतरफा शिकस्त के बाद सबके चेहरे जो हैं वो मुरझाए हुए हैं और सर झुके हुए थे। टीम आज जो है वो शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 27 को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। आई डोंट नो कि क्या हम एक्सपेक्टेशंस रखें। वैसे तो ठीक है, टूर्नामेंट्स आउट हो गए हैं, लेकिन जो भी मैच रह गए हैं उनको जीत लें, कोई एक जीत तो दिखा दें हमें। हम अभी लेंगे इसी दुआ पे एक ब्रेक। अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट वी वांट टू डिस्कस विद यू। आपको बताएं कि पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज गुज़श्ता 20 बरसों में किसी बेहतरी की जानिब गामज़न नहीं हो सकते और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ 1/4 से भी कम रजिस्टर्ड वोटर से मुंतखब हो रही हैं। कैन यू इमेजिन दैट, यानी 1/4। फाफिन की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि अगर इंतखाबी नताइज को वाकई अवामी नुमाइंदगी का आकाश बनाना है तो इंतखाबी अमल में इनकलाबी जो हैं वो चेंजेस अब नागुज़ीर हो गई हैं, डेफिनेटली करनी पड़ेंगी। आपको बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2024 तक होने वाले 5 आम इंतखाबात में अवामी नुमाइंदगान का खला जो है वो बरकरार रहा है और 2024 में सिर्फ 69 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों ने 50% से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। जस्ट चेक आउट दीज नंबर्स। 196 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों को निफ्स से कम वोट हासिल हुए, यानी 50% से भी कम वोट्स हासिल हुए हैं। सूबाई असम्बलियों में सिर्फ 2 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों ने 50% से ज़ायद वोट हासिल किए, जबकि 499 सूबाई हलकों में कामयाब उम्मीदवारों को 25% से कम वोट पड़े। फाफिन ने पार्लियामेंट से अपील की है कि इलेक्शन में वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत और इंतखाबी नताइज को नुमाइंदा बनाने के लिए इस्लाहात पर गौर करना चाहिए। और फाफिन की अपील अपनी जगह, लेकिन ये बात तय है कि इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा वसी किए बगैर असम्बलियों में आवाम की भरपूर या इवन हकीकी नुमाइंदगी होना मुश्किल ही नहीं, इनफैक्ट नामुमकिन है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो सामने आई है और इस पर हम बात भी करना चाहेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फाफिन के टीम लीड रिसर्च हैं साहबजादा साउद हमारे साथ हैं। साउद साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि फाफिन की बड़ी तफसीली रिपोर्ट है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमें समझ आ रही है एक्चुअली। इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन में वोटर्स की जो मर्जी थी उस हिसाब से पार्टियों को सीटें नहीं मिली, क्या ऐसा ही है? बढ़िया तक आप कह सकते हैं। जो सिस्टम है उसकी वजह से जो अगर सारे जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको जो पड़े हुए वोट हैं, अगर आप उसको मवाजना करें तो जितना वोट पड़ा है उसका 45% वोट ही वो हासिल कर पाए हैं। 3% रिजेक्ट हुआ है और कोई 53 जो है वो बाकी उम्मीदवारों को पड़ा है। तो अगर
बिल्कुल समरी के अंदाज में देख दें या ऊपर समरी के फिगर्स को देख लिया जाए तो ऐसे लगता है कि 53% जो वोट है वो और उम्मीदवारों को पड़ गया है और 45% वोट लेकर ही आपके नुमाइंदा जितने भी, और उसमें सारे शामिल हैं जितने भी मेंबरान हैं, उनके वोट को अगर आप देखें तो 45% है। अगर रजिस्टर्ड वोट के हिसाब से देखा जाए तो सूरत हाल और भी मखदूश लगती है कि 22% जो सिर्फ आपके रजिस्टर्ड वोटर हैं वो ही हासिल कर पाए हैं, जो आपके जितने भी मेंबरान हैं। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि वोटर की जो ज़्यादा जो वो है, विनर ने ज़्यादा वोट सबसे लिए हैं, लेकिन अक्सरियती वोट उस तरह से उनका नहीं बनता, और ये सिस्टम की कमी है जिसके ऊपर आगे चल के बात हो सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये भी बताएं, इस रिपोर्ट में ये बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि मौजूदा निज़ाम जो है वो वोटिंग की दुरुस्त ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा, तो फिर इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? क्या अल्टरनेटिव आप सजेस्ट कर रहे हैं? क्या मुतनासिब नुमाइंदगी वाला सिस्टम यहाँ चल भी सकता है या नहीं? आपके नजरीन के लिए पहले तो जरा सिस्टम को थोड़ा सा हम खोल लेते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने वोट हैं, एज लॉन्ग एज कि आपका एक भी वोट बाकी उम्मीदवारों से ज़्यादा हो। तो अगर फ़र्ज़ करें 100 वोट हैं और उन 100 वोट में से कोई 20-25 वोट भी ले लें, लेकिन बाकी उम्मीदवार 20-25 वोट हासिल ना कर सकें, तो अब आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो आपको लगेगा कि 20-25% वोट ही उसने लिया है। लेकिन क्योंकि वो बाकी लोगों से ज़्यादा है, तो इस सिस्टम में जो हमारा मौजूदा सिस्टम है उसमें ऐसी कोई कदगन नहीं है जिसमें पाबंदी हो कि पोल वोट का आधा कम से कम लिया जाए या रजिस्टर्ड वोट का, जो कि बहुत बड़ा एक थ्रेशोल्ड बन जाता है। तो ऐसे कदगन ना हो, जैसे आप भले 12% वोट ले लें, लेकिन एज लॉन्ग एज यू हैव वन मोर वोट देन एनी द नेक्स्ट इन लाइन, सो यू गेट इलेक्टेड। जहाँ तक इसके हल की बात है, तो सिस्टम के अपने अंदर भी हल हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि कम से कम जो पोल्ड वोट है उसका 50% जो है वो हासिल करके ही बंदा उम्मीदवार बने। इसको रन ऑफ इलेक्शन में भी जाया जाता है। जो टॉप के 2 लोग होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कंस्टिट्यूंसी में 5 से 6 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं और कोई भी पोल्ड वोट का 50% हासिल नहीं कर पाता, या 50% प्लस 1 वोट जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाता है, अगर वो हासिल नहीं कर पाता तो टॉप के जो 2 उम्मीदवार हैं उनको रन ऑफ कराया जाता है। हमारा जो मौजूदा निज़ाम है ये बरतानिया में भी है और इंडिया में भी है, और ये अपनी सिंप्लिसिटी और जो उसके खर्चे हैं उसके ना होने के बराबर हैं बनिस्बत दूसरों के। सो रन ऑफ का मतलब है। जी साउद साहब, ये भी बताएं कि आजकल हुकूमत पर ज़्यादा काम नहीं कर रही, लेकिन उनका नारा तो ऑब्वियसली यही रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, हर बार यही बात होती है। तो आपके ख्याल में जो मसाइल आपने उठाए हैं उन्हें किसी आइनी तरमीम के ज़रिए हल किया जा सकता है? हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए आपके ख्याल में? तरजीह तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, अगर आप इलेक्शंस में मैं अगर आपको मिसाल दूं तो उसके अंदर बहुत सारी फिर जमा होकर उसकी गड़बड़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप पिछले हमने जो एक रिपोर्ट निकाली थी उसमें हमने दिखाया था कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो जिस तनासुब से जिन्होंने वोट लिया है उस तनासुब से कई गुना बढ़कर उन्होंने सीट्स हासिल की। इसी तरह छोटी पार्टीज़ जो इलाकाई पार्टीज़ हैं, या आप समझ लें कि वोटर के हिसाब अगर देखा जाए तो एक सवाल अपनी जगह फिर बरकरार रहता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स चाहे सिस्टम के अंदर हो या सिस्टम से मुबर्रा एक और सिस्टम की तरफ जाया जाए जो कि ज़्यादा नुमाइंदगी दे, वोटर की मर्जी और मंशा को ज़्यादा रिजल्ट की सूरत में आप देखना चाहें तो उसकी तरफ जाए। और हर 2 सूरतों में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मस्ट है, और उसके ऊपर ये जो रिपोर्ट है ये भी उसी का एक समझ लें कि वो भी ऑब्जेक्टिव है उसका बड़ा क्लियर, कि अगर नुमाइंदा और नुमाइंदगी के हिसाब से देखा जाए तो हमें सोचना पड़ेगा कि शायद हमें इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए जो रिफॉर्म हो सकते हैं, या अगर कोई और सिस्टम पाकिस्तान को सूट करता है जिससे पाकिस्तान के जो वोट हैं उसकी नुमाइंदगी आपको रिजल्ट में भी नजर आए। जिस मंशा से वोटर वोट डालता है वो मंशा आपको रिजल्ट में भी उसी तरह झुकी तू या उसके नज़दीक तरीन अगर जाया जा सके। ज़्यादा 100% तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन नज़दीक तरीन जितना जाया जा सके उससे एक तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो जो टर्नआउट लो हो रहा है उसमें भी शायद एक आंसर यही है कि लोग समझते हैं कि उनके वोट की उस तरह तो रिफ्लेक्शन शायद नहीं होती। तो उस पर भी मेरे ख्याल में कि अच्छा खासा खातिर खा उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और लोगों का इंटरेस्ट भी इलेक्शन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा।
भी ज़्यादा हो जाएगा और टर्नआउट पे बहुत इसका असर पड़ सकता है। ऑब्वियसली हुकूमत आती है वो रेफॉर्मेशंस की बहुत बात करती है, अब हो जाए, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जब इलेक्शंस का वक्त आता है, आगे पीछे फिर तनाज़ात हो जाते हैं, फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं और ऑब्वियसली एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो नज़र आता है कि ये सिस्टम सही तरह सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, इलेक्शन सही हुए थे कि नहीं। सो फाफिन के जो भी सजेशंस होती हैं एटलीस्ट उन सर्विस को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, उन रिसर्चर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए और कुछ चेंजेस होने चाहिए। साहिबजादा साउद हमारे साथ थे। अच्छा जी, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और आज जियो पाकिस्तान में हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हबीब को, जिनकी आज 9वीं बरसी है। लेट्स सी सम ऑफ हिज वर्क। आज हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 60 साल देने वाले अदाकार हबीब को याद कर रहे हैं। हबीब 1931 में पटियाला में पैदा हुए। फिल्मी कैरियर का आगाज फिल्म लखते जिगर से किया। अदाकार हबीब की पहली हिट फिल्म आदमी थी। जहर इश्क, अयाज, औलाद, खानदान, हार गया इंसान, बाबुल द वेड़ा और सुरैया में बेमिसाल अदाकारी से सबके दिल जीत लिए। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे आप लोगों की फीडबैक पहुंच रही है समहाओ, कि अभी क्रिकेट की बात हमने इनफ नहीं की, अभी मज़ीद करनी है। देखिए हमारे ज़ख्म जो है ना अभी ताज़ा हैं एंड एक कथारसिस हो जाता है जब हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो इसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अहमद शहजाद को भी, वो हमारे साथ हैं और अभी हम बात करेंगे उनसे। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद इज़ विद अस। बहुत सी बातें आपसे अहमद वैसे तो करनी है। अब एक गम पाकिस्तान की इंडिया के हाथों शिकस्त का है और दूसरा गम अपने घर की चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर होने का है। ये बहुत बड़ा जो है ये एक सेटबैक हमें हुआ है, जो कि सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली हालात इतने हमारे ख़ास नहीं थे। तो इन सब के से बड़ा गम ये भी है कि आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी होपलेसनेस है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह पहुंचाने पर किसको आप रिस्पॉन्सिबल समझेंगे? नहीं, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पीछे मंसलिक रहे हैं। हर एक ओहदे के अंदर हर एक शख्स ने अपना अपना रोल जो है बखूबी निभाया है पाकिस्तान को इस जगह तक पहुंचाने के लिए। अगर आप वो कोचेस देखिए जो कि सब कुछ ही जिनको बना दिया गया पहले के दौर में भी, अभी आज से थोड़ी देर साल पहले की आप बात करेंगे, सिलेक्टर्स भी वही हैं, कोचेस भी वही हैं। उन्होंने अपनी मनपसंद के लड़के लाए, अपनी ही थ्योरीज लेके आए। उसके बाद वो चले जाते हैं तो दूसरे कोचेस आ जाते हैं जिन्होंने एक दो प्लेयर्स के पीछे छुप गए जो, और जो है ना बजाय कि उनको सिखाएं, सब कुछ उन पे ही छाड़ दिया। और टीम के अंदर यारी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिश्तेदारी सब कुछ ही हमने देख लिया पिछले दिनों में। हर चीज तो हो गई है, ठीक है। और फिर रही सही कसर जो है इस दफा पूरी कर दी गई कि गोरे कोचेस आते हैं। एक शख्स ने आपको जो है 2 मैचेस जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट जितवा के दिए, आपने उसको सब कुछ ही दे दिया। और अब वो जो जब आपने उनको सब कुछ दे दिया, वो जिस शख्स के बारे में या जिन प्लेयर्स के बारे में ये कहते होते थे कि ये प्रोडक्ट ही नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट के, रिजवान, बाबर एटसेट्रा, ये पाकिस्तान टीम को आगे लेके नहीं जा सकते, वो खुद कहते थे। तो जब आज उनके पास इस चीज की पावर आई, उन्होंने बजाय कि उनको बाहर निकाले, उनको कप्तानिया से नवाज दिया, ठीक है। और फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी में एक शख्स अभी बैठे हैं, 2 महीने पहले उनका पॉडकास्ट आया था, वो खुद माने हैं इस चीज को कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है। तो वही आज उनके पास पावर है, वो माने, और उन्होंने इस चीजों को इग्नोर किया है। आप देखें ना, दूसरे मुल्कों की मिसालें देखें। एंड्रयू साइमंड्स ने एक छोटा सा मीटिंग मिस की थी, उसको टीम का माहौल खराब करने पे, उसमें इतना बड़ा प्लेयर था, उनका पूरी टीम का बैलेंस खराब हो गया, उसको निकाल दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो अच्छे इदारे होते हैं, जो प्रोफेशनल इदारे होते हैं, वो इस तरह चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को कौन टीम में ग्रुपिंग है तो वो कहते हैं हाँ यार पहले भी तो थी। तो ये हिसाब किताब है, सब जिम्मेदार हैं। सर्जरियों का बोला गया ये सारी, और आप ही के शो पे आपको पता है कि हम पिछले 1 साल से ये सारी चीजें बता रहे हैं कि ये यूं हो रहा है, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। तो अब हो सकता है कि उस टाइम पे उनको लगता था कि यही 6-7 प्लेयर्स जो हैं यही आपको जितवा के दें कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तब्दीलियां लेके आए। तो अगर अभी भी चीजों को इसी तरह चलने दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा तो पढ़ लिया है कल के मैच के बाद लोगों ने। अब जो है ना वो बस इंतजार ही होगा कि आगे कर क्या रहे हैं। खुदारा जागिए, जो डिसीजंस लेने वाले हैं लेने पड़ेंगे वो। अब इट्स टाइम नाउ।
अब ये जनाजा टाइप बातें आप कर रहे हैं ना, तो बहुत ही डिप्रेशन हो जाता है। मतलब रिसरेक्शन चाहिए, हम चाहते हैं कि अभी मतलब बिल्कुल ही एंड पॉइंट तक हम नहीं पहुँचे, शायद कोई बेहतरी कभी आ सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें आर नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। जैसे कि इंडिया वाले मैच में बॉलर्स जो हैं वो जान मार भी लेते, तो फील्डर्स ने कौन सा कैच पकड़ लेना था। ये हमारी फील्डिंग का क्या इशू है? तो पाकिस्तान की फील्डिंग का मसला नया भी नहीं है, आपके ज़माने में भी अहमद ये था, बल्कि सिकंदर बख्त के ज़माने में भी से भी ये चला आ रहा है फील्डिंग का। और अभी जब हम न्यूजीलैंड टाइप टीमों को फील्डिंग करते हुए देखते हैं तो लगता है कि वो कहीं किसी और दुनिया से आए हैं, वो क्या फील्डर्स हैं। तो ये मसला हम कभी समझ पाएंगे, कभी ठीक होगा? देखिए, ये तो इंडिविजुअल पे होता है और फिर प्रेशर। मेरे ख्याल से आजकल जो है आप प्रेशर भी, ये टीम बहुत ज्यादा लेने लग गई है, इनसे प्रेशर हैंडलिंग होती नहीं है। फिर इन लोगों की देखिए फील्डिंग सिर्फ नहीं, आप बैटिंग में क्या कर रहे हैं ना, आपके सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम जो है आप देख लें, बरसरार से उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर रिजवान, आप पिछला इंडिया का मैच उठा के देख लें T20 में, वो T20 में डॉट बॉल्स खेली जा रहे हैं। उसके बाद जब एक्सेलरेट करना था या टीम को जितवाना था, वो आउट होके दूसरों को अंदर डाल देते हैं। फिर आप साउथ अफ्रीका देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, उन्होंने यही किया। आज फिर जो है पिछले मैच के अंदर भारत के अंदर वो यार खेल ही जा रहे हैं यार, 80-80 बॉल खेल जाते हैं यार, आप दूसरे भी तो खेल रहे होते हैं। आप देखें आके दुनिया कैसे, वो विराट कोहली कैसा खेला है। ये होते हैं प्लेयर्स। मैं नहीं कहूंगा ये किंग शिंग ये सारी चीजें ये बेमायनी है, लेकिन आप जस्ट उसकी एफर्ट देखें, आप स्किल लेवल देखें, ये फर्क स्किल लेवल का है। जो प्लेयर आप लोगों ने चूज किए हैं कि ये पाकिस्तान को ये प्लेयर पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, उनके अंदर वो स्किल लेवल ही नहीं है। आपने उनको चूज किया हुआ है कि ये, और इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, सब जाया हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट की ये सारी इन्वेस्टमेंट, ये PSL से जो प्लेयर्स लेके आए थे, जिनको फेस बनाया गया था, आज वो सारा फेस जो है हम लोगों के सामने है। और ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं कि बगैर स्किल्स के आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लेयर्स के। आपने देख तो लिया यार इन्होंने क्या करना है। ये फ्यूचर नहीं हो सकता पाकिस्तान क्रिकेट का। आपको बच्चे लेके आने पड़ेंगे, निजाम बदलना पड़ेगा, मेरिट प्रिवेल करवाना पड़ेगा, डोमेस्टिक के अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं उसको रोकना पड़ेगा। ये वही इंसान कर सकता है जो खुद पावर के अंदर है। आई थिंक इट्स राइट टाइम एंड हाई टाइम कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब दूसरों पे ये फैसले डालना छोड़ें, क्योंकि दूसरे उनको जो मशवरा दे रहे हैं, जो वो लोग साथ लेके आए हैं, वो हमारे सामने, उन्हीं की वजह से तो ये हालात है। तो उनको खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, या उनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने राइट मैन जो है वो तो राइट जॉब आइडेंटिफाई करने हैं, और पाकिस्तान टीम के जो फ्लॉज हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में फ्लॉज हैं, वो आइडेंटिफाई उनका काम है करना, किसी और का नहीं है। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी ऊपर से स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है। उनसे कहेंगे तो वो शायद यही कहें कि जी हम तो यही कर रहे थे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्किंग आउट। अच्छा, अब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली वो तो ख़त्म हो गई, ज़्यादा कुछ रह नहीं गया उसमें। तो क्या आखिरी मैच जो होना है उसमें हमें बेंच वाले ट्राई कर लेने चाहिए? बेचारे क्यों गए हुए हैं, फ़हीम, उस्मान वगैरह, उनको भी तो मौका मिले तो वो भी कर लें। हाँ, सबसे पहले तो अब यही है, हमेशा की तरह इंशाल्लाह माशाल्लाह, आज वो हार जाए, कल वो जीत जाए, परसों वो जीत जाए, कल बारिश हो जाए, परसों तूफान आ जाए, आंधी आ जाए। अब इसी तरह चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। हमें तो इस तरह आदत हो गई है, ये हर इवेंट का यही खेल है यार। 4 दिन के अंदर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है। आप होस्ट थे, आप डिफेंडिंग चैंपियंस थे, और ये तैयारियों के साथ आप गए। हर चीज में आप लोगों ने ब्लंडर्स किए। देखें, गलतियों की गुंजाइश मौजूद होती है, हम सारे इंसान हैं, लेकिन ब्लंडर्स की गुंजाइश मौजूद नहीं होती उस स्पोर्ट के साथ जिसके साथ पूरा पाकिस्तान जो है वो अटैच है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके इसी नाकस हरकतों की वजह से, हिकमत अमलियों की वजह से, अपॉइंटमेंट्स की वजह से, फेवरेटिज्म की वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट आज इस डगर पे आ गई है कि पाकिस्तान के लोग, आप देखें कि पाकिस्तान के लोग अब इंडिया से हार के, उनको पता था कि हार जाएंगे। और दूसरी तरफ आप इस दफा ये भी देखें कि इंडिया भी जो जीता है वहां से भी कोई इतनी खुशियां मनाई नहीं गई, क्योंकि उनको भी पता था उन्होंने जीत जाना है। ये स्केरी पार्ट है। पहले एक उम्मीद जरूर जिंदा होती थी, लेकिन इस दौर के अंदर इस रजीम ने वो उम्मीद ने भी दम तोड़वा दिया। तो दिस इज अ स्टार्ट। That is a scary part. मतलब we knew that we are going to lose and they knew that they are going to win. तो कोई वो सरप्राइज एलिमेंट कुछ भी खास नहीं था इसमें। अहमद शहजाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
तो आपको चाहिए सरप्राइजेस, तो आए हम अब आपको सरप्राइजेस देते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स इज़ ऑब्वियसली फुल ऑफ सरप्राइजेस। तहरीके इंसाफ जी कल से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इत्तेहाद के लिए राह हमवार करना है। और इसी मकसद के लिए PTI वफ़द ने कल सिंध में GDA के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हैदराबाद के घुमन हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन अलायंस बनाने का मकसद पाकिस्तान के हर खित्ते के लोगों को उनके हकूक़ दिलाना है। और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि बानी PTI को डील की ऑफर्स हुई, मगर उन्होंने हर डील मुस्तरद कर दी। मैं आपको बताऊं, बहुत मौके ऐसे आए, इमरान खान अगर चाहता तो कोई डील करके बाहर आ जाता, लंदन चला जाता। पहले लोगों ने यही किया है, कोई लंदन भाग गया, कोई सऊदी अरब भाग गया, उसके बाद डील करके वापस आ गया। डील करके उनको तो शायद इक़्तिदार मिल गया, ओहदा मिल गया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम पीछे चली गई, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम पीछे चला गया। हम एक कदम आगे नहीं बढ़े। वही बदमस्त ताकतें जो डील करती हैं, जो किसी को बाहर भेजती हैं, किसी को वापस बुलाती हैं, इलेक्शन लूटती हैं, उनका शिकंजा, उनकी गिरफ्त हमारी गर्दनों पर पहले से ज़्यादा आज मजबूत है। हमें यह कहा जाता था कि जो जमातें हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, अगर इनके पास कुछ है देने को, अगर कोई पॉलिटिकल स्पेस है, इनके पल्ले कुछ है तो दिखाएं हमें। और 2 नशस्तों के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया। तो एक तरफ ये सब हो रहा है, मगर दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर बदस्तूर खींचातानी जो है वो बिल्कुल जारी है, बल्कि कुछ हैरान कुन खबरें भी आ रही हैं। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के कहने के बावजूद तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में लेने से इनकार कर दिया है। और ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी रहनुमा ने इमरान खान को ना किया हो। तैमूर सलीम झगड़ा का इस पर मौक़िफ़ है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, जबकि कामरान बंगश कहते हैं जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर पार्टी के अंदर ही बात होगी। चलें, ये तो अच्छी बात है, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट आउटसाइड। लेकिन ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को कायल कर लिया है कि तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश की काबीना में जगह क्यों नहीं बनती। आर्ट यू क्यूरियस टू नो कि क्यों नहीं बनती? क्या किस तरह कन्विंस किया होगा, हम ज़रूर पता करना चाह रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अबू बकर, पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने जो है करने जा रहे हैं, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है इस्लामाबाद में, और कौन कौन सी पार्टीज़ के रहनुमा जो हैं इसमें शरीक होंगे? देखिए, कॉन्फ्रेंस जो होने जा रहा है इस्लामाबाद में, तो काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जो है उनके साथ एक पे हो और जमातों को जो है तो वो साथ लेके चले, और इसी सिलसिले में भी काफ़ी काविशें कर रहे थे। और Could you hear him? नहीं, हम ज़रा दोबारा से ट्राई कर बकर से बात करने के लिए, बल्कि वीडियो कॉल ना करें, वैसे बात हम करने की कोशिश करते हैं ऑडियो पे, बिकॉज वो सही बात नहीं हो रही। बट ही इज़ राइट, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो स्टार्ट किया वो यही बात की कि काफ़ी अरसे से ये ट्राई कर रहे हैं कि अपोजिशन अलायंस जो है एक मजबूत किस्म की वो बनाई जाए, और जिसकी वजह से वो मौलाना फजल रहमान से भी बहुत मिलना जुलना जो है वो कर रहे हैं। मौलाना वैसे आपको पता है ना, ही सिट्स ऑन द फेंस, वो देखते हैं कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। तो वो मामला अभी नहीं हुआ, लेकिन GDA से मुलाकात हुई है, जिस तरह हमने आपको दिखाया भी है कि हैदराबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सलमान अकरम राजा साहब ने। सो लेट्स सी कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, कौन कौन शरीक होगा, और फिर उसका एंड में नतीजा क्या निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोशिशें तो आपको पता है कि पूरी हैं। और जिस तरह सलमान अकरम राजा का अभी हमने आपको साउंड बाइट भी सुनाया, जिसमें वो ये भी कह रहे थे कि नो डील्स एट ऑल, हम बिल्कुल इधर ही हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। तो ये ऑब्वियसली इशारा आपको पता ही है किसकी तरफ है। तो इन्होंने कहा है कि वी आर नॉट द टाइप जो हम भाग जाएं यहाँ से। तो ये सिंध का दौरा ही आप समझें जो ये कर रहे हैं, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, और लग यही रहा है कि एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, ताकि एक अपोजिशन अलायंस जो है, उस मजबूत अपोजिशन अलायंस जो है उसको बनाया जाए।
दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं सीएम केपी जो है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश को कैबिनेट में शामिल नहीं होने दिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऊपर से आपको ऑर्डर्स आए हों, पार्टी लीडर के ऑर्डर्स आए हों, लेकिन आपका एक और पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो जिसके बारे में उन्होंने एक्चुअली माइल भी कर लिया खान साहब को, ये हम पता करेंगे। अबू बकर आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़। जी, आप बता रहे थे ये अलायंस के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसकी डिटेल आप दे रहे हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तो वो काफ़ी अर्से से इस कोशिश में थी, जब से 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके बाद की जो सिचुएशन बनी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी तो वो ये समझती थी कि अब जो है एहतजाज के बजाय जो है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जो जमातें हैं तो उनके साथ बातचीत होनी चाहिए और कोई नई हिकमत अमली बनानी चाहिए। तो उसके बाद से जो है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और दीगर जो पार्टी के अहम रहनुमा है तो उन्होंने अपोजिशन जमातों से राब्ते जो है वो शुरू कर दिए थे। तो अब जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो बेसिकली यही मकसद है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और बजाय एहतजाज करने के और जो सिचुएशन बनी हुई थी इससे पहले मुजाहिरों में, तो उसके बजाय जो है अब ये हिकमत अमली अपनाई गई है और जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपोजिशन जमातें हैं, जेडीए और दीगर जो इवन जेयूआई से भी इस हवाले से बातें हो रही है, जमात इस्लामी से भी बातें हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि इस कॉन्फ्रेंस पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जमातें जो है अलायंस जो है वो ज़्यादा मजबूत हो और हुकूमत को जो है वो ज़्यादा टफ टाइम दिया जा सके। इससे कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास भी हुआ था और उस इजलास में भी ये बातें जो है एक तो कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत हुई थी, जबकि दूसरा जो इनकी हिकमत अमली है तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि ईद के बाद जो है या तो इन्होंने 2 प्लान जो है वो तैयार किए हुए हैं, प्लान ए और प्लान बी। और प्लान ए जो इनका है तो हमारे जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि इनकी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपोजिशन जमातें हैं उनको इत्तेमाद में लिया जाए और एक ग्रैंड जो अपोजिशन है उसकी सूरत में जो है एक मुल्कगीर एहतजाज जो है वो करे। दूसरा जो इनका जो प्लान है तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सतह पर ही एक एहतजाज की कॉल देंगे। तो इस तमाम तर उमूर पे जो है पाकिस्तान यानी 2 pronged कर लिया है। सिर्फ पहले तो सड़कों पे निकला जाता था, लेकिन अब वो एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है उसका प्रेशर भी बना के डालना चाहते हैं। ओके, ये तो हो गया। दूसरा ये केपी के सीएम ने किस तरह और किन वजूहात पे माइल किया होगा खान साहब को कि इन दोनों की यानी झगड़ा साहब की और कामरान बंगिश की जगह कैबिनेट में नहीं बनती? देखिए, कुछ दिन कबल जो है कुछ खबरें आई थी तैमूर झगड़ा के हवाले से और कामरान बंगिश के हवाले से कि इनको जो है कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर बानी पीटीआई ने जो है अली अमीन गंडापुर को मैसेज भी अपना दे दिया है कि इन दोनों रहनुमाओं को जो है फौरी तौर पर कैबिनेट में शामिल किया जाए। और हमारे जो सोर्सेज है वो ये बता रहे कि शिबली फराज और सलमान अकरम राजा समेत दीगर जो पार्टी के अहम रहनुमा है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया था, लेकिन उस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर ने इस पर जो है अमल दरामद नहीं किया और उनको रिस्पांस में ये कहा, उनको जवाब ये दिया कि जब तक मैंने खुद बानी पीटीआई से मुलाकात ना की हो और उन्होंने मुझे खुद ना बोला हो तो तब तक मैं इस कैबिनेट में इन दोनों रहनुमाओं के शामिल होने के हवाले से कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो फाइनली अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो गई और उस मुलाकात में जो है ये बात भी ज़ेर बहस आई, कैबिनेट के हवाले से जो है काफ़ी बातें हुई। तो इस दौरान तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश का जो फैसला था काबीना में शामिल होने के हवाले से, तो इस पर भी बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर की बात हुई और अली अमीन गंडापुर ने जो है तमाम तर सिचुएशन से बानी पीटीआई को आगाह किया और जो गुज़िश्ता हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोनों रहनुमाओं की कारकर्दगी के हवाले से भी बात हुई। तो अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये देखिए यही सोचा जा रहा था कि सीएम केपी जो है उनकी स्टैंडिंग विद खान साहब थोड़ी सी शायद कम हो गई है, बट नॉट रियली, क्योंकि उन्होंने मुलाकात की है और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वाकई खान साहब मान भी गए। एंड उस तरह ये 2 इंडिविजुअल जो हैं झगड़ा साहब और बंगिश साहब, they are not a part of the KP cabinet. बहुत शुक्रिया अबू बकर for giving us this update. अब ज़रा देखिए, रमज़ान का भी हमने एक फ्लेवर जो है उसको ऑब्वियसली बरकरार रखना है, लेकिन रमज़ान का फ्लेवर हम तो चाहते हैं कि अच्छा बरकरार रहे, लेकिन सम पीपल हैव अदर आइडियाज़, क्योंकि रमज़ान मुबारक से पहले ही नाजायज़ मुनाफा खोर जो हैं वो सरगर्म हो जाते हैं। एवरी ईयर इट्स द सेम स्टोरी। खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा देखा जाता है और देखा जा भी रहा है, और ख़ास तौर पर फलों, खजूर, बेसन, चने, चीनी और ऐसी तमाम अशिया जो कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा खाई जाती हैं, ज़्यादा यूज़ होती हैं,
हैं उनकी कीमतों में वाज़े इजाफा देखा जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे दुकानदारों को खुली छूट दे दी गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का कहीं कोई किरदार दिखाई नहीं देता और आवाम जो हैं वो ऑब्वियसली शिकायत करते फिरते हैं कि मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इंतज़ामिया ऑफ कोर्स खामोश रहती है। ये पूरी एक एक्सरसाइज है जो हर साल हम ऑलमोस्ट देखते हैं। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, आवाम का क्या कहना है, ये ज़रा देखें। गरीब इंसान कहाँ से फ्रूट खाएगा, इतना महंगा फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट को सस्ता हो फिर फ्रूट खाएंगे, गरीब इंसान कहाँ से फ्रूट खा लेंगे। मेरे भाई रमजान आने से पहले ही हर चीज़ पे आग लग गई है, इसलिए हालत हो गई गरीब आदमी क्या खाएगा। रमजान आने से पहले हर चीज़ पे तबाही मची पड़ी है, गरीब आदमी की बस से बाहर हो गया। रमजान अभी आई भी नहीं, उससे पहले चीज़ें महंगी हो गई। जो ज़रूरत अशिया की चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों पे रेट बढ़ना शुरू हो चुके हैं और मज़ीद बढ़ेंगे जब रोज़े के नज़दीक आ जाएंगे। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा जैसे सीज़न आ लें, इसको आसानी पैदा करें। मुसलमानों के माह रमज़ान का महीना बाबरकत महीना, तो इसमें कोशिश करें कि लोगों को डिस्काउंट दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गरीब बंदा उसकी पहुंच में फल सब्जी चीज़ें हो सकें। तो रमज़ान में देखिए अब क्या करते हैं, ये रमज़ान में तो ज़्यादा महंगाई कर देते हैं बढ़ा के। बढ़ाने तो है ही उन्होंने, ज़ाहिर बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये रहें तो गरीब लोग खा सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। जैसे रमज़ान आता है पूरी दुनिया में रूल है कि जैसे ही रमज़ान आता है लोग चीज़ें सस्ती कर देते हैं। एक वाहिद पाकिस्तान में ये है जैसे ही रमज़ान आता है ये चीज़ 100 वाली 200 की कर देते हैं। अभी मैं आया हूँ तो टमाटर और प्याज में वही रेट है, कोई फ़र्क तो नहीं है। नेक्स्ट रमज़ान आने लगा है नेक्स्ट वीक, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई फ़र्क पड़ेगा महंगाई में, इसी तरह ही है दोबारा। हम हुकूमत से अपील करेंगे कि माह रमज़ान आ रहा है, इसके साथ माह रमज़ान के साथ तावन करना चाहिए, क्योंकि इसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग बड़े परेशान हैं। ये हर साल सबको पता है कि रमज़ान आता है पहले इनको रेट तेज़ कर देते हैं, ये सौदा पीछे स्टॉक कर लेते हैं, कम भेजते हैं, इसकी वजह से सौदा महंगा मिलता है। हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो गरीब तबका लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी बनाएं कि वो ताकि इन चीज़ों के आसानी से रसाई हासिल कर सके। हुकूमत रमज़ान से पहले भी बढ़ा देती है, रमज़ान के बाद तो डबल ट्रिपल रेट कर देती है। हमारी ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि रमज़ान के लिए स्पेशल पैकेज लगाएं कि ये कि अमीर तबका तो हर चीज़ ख़रीद सकता है, वो परचेज़ कर सकता है, जो हमारी तरह नॉर्मल होता है वो उनके लिए मसला होता है। पहले रमज़ान से पहले जो थी कीमतें तो कम थी, अभी जो है वही चीज़ डबल मिल रही है, 200 की चीज़ 400 में मिल रही है। महंगाई जो है वो रमज़ान से पहले पीक पे पहुंच गई है। रमज़ान तो अभी भाई आया ही नहीं है, रमज़ान से पहले ही 50-100 रुपये कीमत बढ़ गई है। तो रमज़ान में जो गरीब आदमी वो क्या करेगा, एक ही हमारे पास ऑप्शन है फल फ्रूट की, वो भी कीमतें संभाल पे चली जाएगी। खुदा के लिए कि इस तरह का वो सिस्टम के जो कि माड़ा बंदा भी जो है ना वो रोटी के साथ रमज़ान खोलने की बजाय कि वो चाहे कि यार मैं फ्रूट के साथ इफ्तारी करूँ। फलों में भाईजान रूटीन है, पहले भी इजाफा होता है, इस दफ़ा भी वैसे ही है, कोई हमारे रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आनी, वैसे ही रहना है सारा कुछ। महंगाई है तो बहुत है जी, महंगाई का पता नहीं, रेट घटन से पता कोई नहीं है, जे घट जान ये तो महंगाई बहुत है। रमज़ान का महीना आ रहा, कोई पैकेज नहीं मिल रहा, मरी मनमानी चाहिए कि पैकेज सस्ता करे और अच्छा करे और गरीब बंदा आम बंदा भी खा सके चीज़। कोई 250 लगा के बेच रहा है, कोई 350, कोई 500, इन सब का अपना अपना रेट है जनाब। ये 500 किलो 500 दे रहे हैं, ऐसा ही है, कोई 600 कोई 800 रुपये दे रहा है। ये कोई इनका सिस्टम नहीं है, ये सब अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं। रमज़ान की आमद है भाई, फलों की कीमतों में काफ़ी कमी पेश आई है और उम्मीद है कि मज़ीद इसी तरह ही रहेगा काम। जैसे ये रमज़ान शरीफ शुरू होगा उसी में कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, तो ये हमारे हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करे। फ्रूट्स हो गए और आपके वेजिटेबल्स, सब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। जो आजकल रेट अभी देख रहे हैं आप, ये 100 रुपये या 50 रुपये पाव भी है ना, ये पाव से भी तजावज़ कर देंगे, यानी कि 100 रुपये से भी अबव जाके ये 400 रुपये तक हो जाएंगे। रमज़ान जब भी आता है डेफिनेटली हर चीज़ का रेट डबल हो जाता है। उसकी एक वजह ये है कि ये जो हमारे क्या नाम है माफिया है वो सरगर्म हो जाता है। हुकूमत होने तो सोचना चाहिए गरीब आदमी वास्ते कि कोई ना कोई चीज़ों से सस्ती रियायत, कोई ना कोई सस्ती चीज़ों की कोई अमल दरामद करके कोई गरीब आदमी बारे सोच लवे। फ्रूट की कीमतों में तो बहुत इजाफा है, बहुत महंगे, लोग मतलब ख़रीद नहीं सकते। लोग फ़ायदा उठाते हैं रमज़ान का कि सब खरीदेंगे, बस सब महंगा कर देते हैं। रमज़ान की पहली को देखना खुद पता चल जाएगा कि कीमत किधर पहुंच गई है, क्या है चीज़, कौन ले गया, गैब होगी, आफत आ गई, कौन उठा के ले गया।
पूरे पाकिस्तान से ये ही आवाज़ें उठ रही हैं कि रमज़ान में महंगाई ऑलरेडी बहुत है और रमज़ान में तो होती है जबकि नहीं होनी चाहिए। और ख़ासतौर पे होर्डिंग का जो जिक्र हो रहा था, वी हैव सीन दैट आवरसेल्व्स की चीज़ें जो हैं उनको पीछे रख लिया जाता है और फिर जो मिल रही होती हैं वो ज़्यादा दामों पे मिलती हैं। फल फ्रूट की बहुत बात हो रही है, तो ये कीमतें डेफिनेटली कम होनी चाहिए। रमज़ान का एक तकद्दुस है, एक एनवायरनमेंट है, मकसद जो है उसी के तहत ये कर दें तो रमज़ान में डेफिनेटली प्राइसेस कम होनी चाहिए, जो है नहीं। मैं आपको बताएं कि पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी वो मज़लूम लोग हैं जिन्हें ना माशरे ने तस्लीम किया, ना कई दहाइयों तक उनका वजूद जो है वो भी कानूनी तौर पर माना गया। और अब शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट वगैरह के मसाइल तो ऑब्वियसली हल हो रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिटी को पाकिस्तान की तरक्की में एक एक्टिव रोल देने के लिए अभी और बहुत कुछ करना होगा। और इस सिलसिले में एक कदम उठाया है पंजाब हुकूमत ने, जिसकी पहचान प्रोग्राम के तहत ट्रांसजेंडर्स की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और इस पर काम शुरू हो भी चुका है। और लाहौर के एक इदारे में ख्वाजा सराओं को कुकिंग की तरबियत दी जा रही है ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, तो शेफ़ बनाया जा रहा है। और मज़ीद बात करेंगे कुलिनरी एंड होटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नादिया शहजाद हमारे साथ हैं। नादिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। नादिया साहिबा, वी नो कि ये ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत के तहत ही ये काम हो रहा है, किस तरह स्टार्ट किया? सबसे पहला बैच जो ट्रांसजेंडर्स का आपके पास आया, उनको किस तरह आपने अपनी फोल्ड में लिया? जी, ये काफ़ी मुश्किल टास्क था, लेकिन पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड जो फंडिंग बॉडी है, उन्होंने हमें बताया था कि इस तरह से एक गुरु होते हैं जो कम्युनिटी के गुरु होते हैं, उनकी बात जो है ये सब लोग बहुत अच्छे तरीके से सुनते भी हैं, मानते भी हैं, तो हमने उनको टारगेट करना है। देन हमने गुरु को टारगेट किया, शबनम चौधरी थी, हम उनसे मिले, 3-4 मंथ्स हमारी मीटिंग उनके साथ रही। हम उनके फ्लैट्स पे जाते थे, वहाँ पे इनके जितने भी चेले हैं वो आके हमसे मिलते थे और हम उन्हें समझाते थे कि आप ये स्किल्स लेंगे तो आप के लिए ये कितना हेल्पफुल रहेगा। ना सिर्फ आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, घर में बैठ के काम कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनली होटल रेस्टोरेंट में एज ए हेल्पर जॉब कोई भी हो, हम आपको जो है वो जॉब पे भी भेज सकते हैं। और अगर आप अपना सेटअप लगाना चाहें तो गवर्नमेंट आपको इसके ऊपर भी हेल्प आउट करेगी। आप एक फूड कोर्ट छोटा सा बना के उस पे आप अपना सेटअप लगा सकते हैं सीख के। तो नादिया साहिबा, ये कोर्स जो है इट्स लाइक अ सर्टिफिकेशन डिप्लोमा, कितने अरसे का है? कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का? ये 6 मंथ का कोर्स है जी, और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। वो ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में अपना काम कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। ज़बरदस्त। तो नेचुरली जब आप जाके मिली होंगी और सारों से आपने बातचीत की होगी, तो आपने भी खुद भी ढूंढा होगा कि जिसका इंटरेस्ट है, बिकॉज ये काम इतना टफ है, इतना कोई आसान काम नहीं है ऑब्वियसली इस किस्म का एक कोर्स करना, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, कि आपको बेसिक स्किल्स तो चाहिए होंगी। तो आपने क्या क्या देखा इनमें, और जिन ट्रांसजेंडर्स को, ख्वाजा सराओं को आपने चूज़ किया, उनमें क्या सलाहियत थी कि आपको लगा कि ये सीख जाएंगे ये काम? देखिए, बैगिंग करना और डांस पार्टीज, आपने देखा होगा कि सारी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर यही कुछ कर रही होती है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। अगर उनको स्किल्स के बारे में हमने जिस तरह से इनको गाइड किया और बताया, तो वो बड़ी लगन के साथ इस साइड पे आए हैं और वो चाहते हैं कुछ करना। तो गवर्नमेंट अगर इनके लिए ये काम कर रही है, तो मैं चाहूँगी कि अगर उनको और ज़्यादा हेल्प आउट करें तो ये माशरे में अपनी पहचान बना सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली यू आर राइट एंड वी एग्री कि और मौके जो हैं ये मिलने चाहिए। एक जो प्रॉब्लम हो जाती है, हमने देखा है और हमने बात भी किया है ट्रांसजेंडर से, जब वो कुछ कर भी लेते हैं और कुछ बन भी जाते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह, जॉब्स एक्वायर करना फिर भी मुश्किल रहता है, क्योंकि वो माइंडसेट जो है वो बाकी आवाम का बहुत हद तक बदल भी चुका है, लेकिन ऑब्वियसली अभी बदलने की ज़रूरत भी है। तो जॉब्स एक्वायर करने में भी आप लोग उनकी मदद करते हैं? जी बिल्कुल, हम जितने ट्रांसजेंडर, अभी मेरे पास 50 स्टूडेंट हो गए हैं। बाद में एक सेकंड जो है बैच वो दोबारा से अनाउंस हुआ था इनका अटेंडेंस बेस पे कि ये लोग बड़ी लगन के साथ आ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक बैच और हम चलाएं। तो 50 स्टूडेंट का बैच है और 50 स्टूडेंट ऑन टाइम होते हैं।
हमारे पास कैंपस में, और वो बड़े अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह ये सीख रहे हैं तो इनको प्रोफेशनली हम होटल रेस्टोरेंट में जो है वो भेजें ताकि ये जॉब कर सकें। बहुत ही अच्छा आप लोगों का ये इरादा है और आइडिया है। अब ये बताएं कि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा रिक्रूट्स आप लोगों के पास हैं, मतलब 50+ कुकिंग की तरफ ही माइल है ज़्यादा, या फिर क्योंकि होटल मैनेजमेंट इज़ अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, और आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो कुलिनरी एंड होटल इंस्टीट्यूट है, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत से और भी एवेन्यूज़ हैं, बहुत से और भी शोबे हैं, तो क्या उनमें भी हैं या फिर सिर्फ कुकिंग तक ही रखा है? नहीं, अभी प्रोफेशनल शेफ का ही कोर्स है और उसमें ये कर रहे हैं। कुकिंग का सबको शौक होता है, घर में भी आपने देखा होगा कि खाना बनाते हैं, तो इनको प्रोफेशनली और डोमेस्टिक कुकिंग में जब फ़र्क नज़र आ रहा है तो ये बड़े अच्छे तरीके से उसको सीख रहे हैं और बड़ी लगन के साथ सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ सीख के अपना बिजनेस घर से ऑन कर सकते हैं, बाकी अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ये जॉब ऑफर कर सकते हैं, और कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो अगर इनके पास काम करना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है कि ये और क्या ऐसे भी हो सकता है कि जब आप लोग से सीख लें तो आगे जाके भी सिखाएं, ऑब्वियसली, ताकि ये बात जो है ये ज़रा बढ़े और इनके पास ऑल्टरनेटिव्स आएँ। वो जो 1-2 शोबे रह गए हैं जिनमें हम ज़्यादा देखते हैं ट्रांसजेंडर्स को, उससे निकलें और ऑब्वियसली और चीज़ें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है, और चीज़ों से हटके ये कुकिंग का एक प्रोफेशन ऐसा है कि आप कहीं भी कोई भी सेटअप छोटा सा भी लगा के कहीं बैठ जाएंगे ना तो आप अर्न कर सकते हैं। ना सिर्फ अर्न कर सकते हैं, बाकी अपने साथ भी लोगों को मिला के उनको जॉब ऑफर कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। नादिया साहिबा, और भी बैचेस होंगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? अभी तो हमारे पास यही एक बैच है वो चल रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जैसे बेकिंग की है, बेकिंग में इनको बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जिस तरह से ये थोड़े थोड़े से काम शुरू किया है तो इंशाल्लाह जो है आगे भी इनको साथ लेके चलेंगे और इनके लिए करेंगे ताकि ये अपनी पहचान बना सके। ज़बरदस्त। नादिया शहजाद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही 10 प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बिकॉज एक वर्क फोर्स भी कितनी ज़बरदस्त है। दे ऑल्सो नीड टू गेट आउट एंड डू समथिंग डिफरेंट, और एक्सेप्टेंस चाहते हैं। अब ये चीज़ें बहुत सी सीख भी लें, लेकिन अगर हम एक्सेप्ट ही ना करें तो क्या फ़ायदा। तो लिहाजा वो बदल रहे हैं अपने तौर तरीके, हमें बदलना है अपने आप को, और हमने इनको अपनी कम्युनिटीज़ में एक जनरल उनको एक्सेप्टेंस देनी है ताकि वो और काम कर सकें। नो, दिस इज़ एन एक्सेलेंट आइडिया। कुकिंग वगैरह, मतलब अच्छी कुकिंग कोई कर रहा हो, कोई क्यों ना करेगा। तो प्लीज़ इन्वॉल्व दैम इन in your homes, in your restaurants, in your businesses, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सर्टिफिकेशन वगैरह लेके आते हैं, they know exactly what they are doing। अच्छा, ये हम सारों का ये प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, बट इंटरेस्ट है। जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है, आवाम की मौसम के बारे में दिलचस्पी जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है, और लग यही रहा है, इम्कानात यही नज़र आ रहे हैं कि रमज़ान की इब्तिदा ठंडे रोज़ों से ही होगी। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं लाहौर के हैं, और हाउ स्टनिंग डज इट लुक। ये बाय द वे पेशावर आ गया था बीच में, मतलब मौसम जो है ना वो थोड़ा सा गीला गीला है, थोड़ी सी बारिश टाइप सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी जो है वो बारिश लगता है कि हो भी रही है और हो भी सकती है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जारी है, तो आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच खेला जाएगा, और जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश का इम्कान है, जिसके बायस आज का मैच जो है वो मुतासिर हो सकता है। अच्छा, हाउ फनी इज़ दैट, जब हम चाहते हैं जो मैच मुतासिर हो वो होता नहीं है, जो हम नहीं चाहते वो हो भी सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता जी। मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है आज बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है, और जो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों पर असरअंदाज होगा, और ये सिलसिला जो है 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है। शुमाली और पहाड़ी इलाकों में बारिश, गरज चमक के साथ बर्फ़बारी का इम्कान है। तो वो ठंड जो बिल्कुल चली गई थी उसकी एक लहर जो है वो थोड़ी सी लगता है कि वापस आएगी। इस्लामाबाद में जालाबारी भी हो सकती है, और कराची में हल्के बादल भी छा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकते हैं जी, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। और पता किससे करेंगे हम? ऑफ कोर्स यू नो कि किससे हम पता करेंगे। माहिर मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जी देख रहे हैं हम कि बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और फरवरी के आखिर में ऐसा होने से जाती सर्दी जो है वो रुक सी गई है। तो क्या ये सब मामूल के मुताबिक हो रहा है सरदार साहब?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए इस दफ़ा जो शुरू से प्रिडिक्शन थी ना पीएमडी वालों की, और इत्तेफाक से मैं तो पीएमडी से अब रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन एनीवे जो सिनेरियो है वो इसी तरह का कि पहले बहुत खुश्क सीज़न गया है, दिसंबर से ऑनवर्ड कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं हुई अभी फरवरी के मिड तक कम अज़ कम, और उसके बाद एक अच्छा स्पेल आया और अब ये दूसरा स्पेल है और एक स्पेल और भी है इसमें। तो जाहिर है कि आपको याद होगा कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, 2024 में भी विंटर जो अर्ली विंटर था वो ड्राई गया था, और फिर लेट विंटर जो था उसमें अच्छी बारिशें हुई थी जनवरी के आखिर से और फरवरी के, बल्कि फरवरी के शुरू से कह सकते हैं, जनवरी के आखिर से और फिर मार्च में भी। तो इस दफ़ा भी ऐसे ये अच्छे स्पेल हैं दो। तो अब जाहिर है कि जब कंटिन्यूस वेट स्पेल चलता है उसके साथ बर्फबारी भी होती है पहाड़ों पर, तो जो निकलती हुई सर्दी है उसमें कोई ठहराव आ जाता है, रुक जाती है। तो अब की दफ़ा भी ऐसे लग रहा है कि फरवरी के एंड तक या मार्च के कम से कम पहले हफ्ते तक, ख़ासकर जो अपर हाफ ऑफ द कंट्री है उसमें इसी तरह से सर्द मौसम होगा निस्बतन। अच्छा मौसम होगा, फिर ये भी नहीं होना चाहिए करे कि एकदम से जी एक दिन अच्छा मौसम तो अगले दिन गर्मियाँ आ गई, जो कि कभी कभार डर ये ज़रूर लगता है। तो सरदार साहब आम तासुर तो ऑब्वियसली यही है कि ये इस सर्दी की आखिरी बारिशें हैं, तो वैसे ये वाला मौसम मुख्तसर भी रहा है और बारिशें भी हमने कम ही देखी हैं टू बी ऑनेस्ट, तो क्या गर्मी में भी कम बारिशें एक्सपेक्ट की जाए? देखिए गर्मी की बारिशें तो आपको पता है कि जो जून से ऑनवर्ड शुरू होती है ना, जो प्री मानसून पहले और फिर मानसून की बारिशें, तो उसके बारे में कुछ कहना अभी कबल वक्त है। मार्च के एंड पे या फिर अप्रैल में अगर मैं सही कहूँ तो अप्रैल के मिड के बाद एक तरह से पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मानसून की बारिशें होती हैं, समर सीज़न की रेनफॉल वो डिपेंड करती है खासी पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत मामूल से जब अगर कम चले जाए तो लानीना जो फिनोमेना कहलाता है वो, और अभी एक तरह से बिल्कुल वीक सा लानीना वहाँ डेवलप हो रहा है पैसिफिक ओशन में। अब देखते हैं कि ये कितना और कम होते हैं मामूल से टेम्परेचर, और ये लानीना कितनी शिद्दत का होता है। राइट सरदार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपकी बातों से हमें यही लग रहा है कि हम आधा रमज़ान जो है, वी आर कंसर्न विद रमज़ान सो फार, तो आधा जो है हमारा अच्छा गुजर सकता है और आधे में टुवर्ड्स द एंड शायद गर्मी भी हो जाए, बट होपफुली इतनी गर्मी नहीं होने वाली जो जून जुलाई की होती है, मतलब होपफुली, कुछ पता नहीं आजकल मौसम का। इन एनी केस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो।